हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर और ये है हमारा न्यूमेरिकल्स का थर्ड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो एक बार। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। मतलब कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम दी हुई है। जब आपके पास तीन एक्सिस होते हैं बेटा, तो ये आई कैप क्या दिखाता है बेटा, अगर ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर। इसका क्या होता है, जे होता है वाई का, और इनका क्या होता है, के कैप होता है। ठीक है, तो आई दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब उसमें माइनस आई कैप दिया होता तो वो किधर होता, इस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन उसमें प्लस का आई कैप दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, आप एक्स एक्सिस भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्क्वायर है जिसका जो प्लेन है, मतलब आप एक स्क्वायर बनाते हो ऐसे, आपने एक स्क्वायर बनाया, तो ये जो एरिया है ये वाईजेड प्लेन के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो आपको वाईजेड प्लेन पता होना चाहिए कहां होगा, उसको हम समझेंगे। पहले इसका दूसरा क्वेश्चन का पार्ट भी पढ़ ले रहा है। क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विथ द एक्स एक्सिस। देखो, पहले में बोल रहा है कि अगर इसका प्लेन वाईजेड प्लेन के पैरेलल हो, वाईजेड प्लेन के पैरेलल होगा जब बेटा, तो इसका नॉर्मल वेक्टर जो होगा, नॉर्मल वेक्टर वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाने के लिए फिगर बना दिया था, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। देखो ये क्या है, ये इस डायरेक्शन में है, ये ऊपर की डायरेक्शन में है, और ये जो जेड एक्सिस है, आप इसको ऐसे अज्यूम करो कि ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन के बाहर है या अंदर की तरफ है। ये जैसे ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये स्क्रीन के बाहर की तरफ निकल रहा है, समझे, 3D में ऐसे बनता है। तब बेटा ये जो प्लेन होता है, ये एरिया बोला जाता है एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इसमें आप कोई भी पार्टिकल लोगे या प्लेन लोगे तो आप उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में दिखा सकते हो। ये जो होता है, ये एक्स जेड का एरिया होता है, एक्स जेड, और ये जो होता है, ये एरिया होता है वाई जेड का। तो चलो, हमने वाई जेड प्लेन, देखो मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये वाई जेड प्लेन है आपका। ओके, और इस वाईजेड प्लेन के पैरेलल हमने ये जो ग्रीन डॉट से लाइन बनाई हुई है, ये आपका क्या है, स्क्वायर की साइड है। और स्क्वायर की साइड है तो ये क्या होगा, 10 सेंटीमीटर गिवन है, और ये भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। फिगर में आपको छोटा दिख रहा होगा, बट आपको अज्यूम करना है कि ये स्क्वायर है। ठीक है, देखने में इसकी शेप रेक्टेंगल लग रही है, बट ये आपका स्क्वायर है। यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर। एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, वो पहले ही दिया हुआ है, आई कैप अलोंग दिस एक्सिस होगी, पक्का आपको पता है ना। तो अब आपको इस चीज को थोड़ा सा क्लियरली और क्लियर करके दिखाते हैं। ये देखो, अब आपको समझ में आ गया कि ये वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और ये क्या है, एन कैप, नॉर्मल वेक्टर, इस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है उसका है। ठीक है, तो अब बताओ आप फ्लक्स कैसे निकालते हो। फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करते हो बेटा, फ्लक्स निकालने का आपके पास एक होता है ना फॉर्मूला, ई ए, ये होता है ई डॉट ए, और जब आप इसको ओपन करते हो तो क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। जब आपको एरिया पता है, नहीं पता होता है तो एलिमेंट्री एरिया लेते हैं। पर ये क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंथ है ये भी 10 सेंटीमीटर है। यहां से अगर आप इसको नाम दे दो ए बी सी डी, तो सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर है, ए बी भी, बी सी भी, सी डी भी और डी ए भी। तो अब बताओ बेटा, नॉर्मल वेक्टर भी किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, वो भी एकदम, मतलब एक्स एक्सिस के एकदम अलोंग है, कोई एंगल नहीं बना रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एकदम अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच का थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा। एक दूसरे के पैरेलल होंगी ये, 0 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, जब आप यहाँ 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई आपका किससे निकल जाएगा, ई ए से। अब आपको क्या पता है, आपको ई तो पता है सर, लेकिन आपको ए नहीं पता है, तो सबसे पहले आप ए निकाल लो। साइड क्या दी हुई है बेटा, मान लो ए बी जो है, ए बी की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ए बी इज इक्वल टू 0.1
मीटर। ये हो जाएगा बेटा। और आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो साइड कोई सी भी उठा लो, सारी आइडेंटिकल है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 का स्क्वायर। तो क्या निकल के आएगा एरिया बेटा? एरिया निकल के आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा। अब बेटा हम फाई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? फाई की वैल्यू निकालने के लिए हमको ई भी पता है। ई कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है सर। और उसके बाद सर हमको एरिया क्या दिया हुआ है? 0.01 मीटर स्क्वायर। तो सर जब आप इसका एरिया आपको पता है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आप निकाल नहीं लोगे? आप इसको 1/100 लिख सकते हो बेटा? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फिर आप इसको बेटा 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻−2 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये क्या आ गया? 3 इंटू 10⁻1 दैट इज की 30। अब ये क्या आ गया बेटा? ये आपको मिल गया है फ्लक्स। पर इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी यूनिट क्या थी? न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। आपने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गई फाई की वैल्यू। ठीक है बेटा। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? तो सेकंड पार्ट में आपके बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इससे जो आपका स्क्वायर का नॉर्मल वेक्टर था वो 60 डिग्री बना रहा है। मतलब जो अब सरफेस है अब 60 डिग्री बना रही है। तो कुछ नहीं करना है आपको। फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? ई ए होती है। ई डॉट ए जब आप उसको ओपन करते हो तो क्या मिलता है? ई ए कॉस थीटा। और ई ए की वैल्यू आपने अभी निकाली हुई है यहां से। ये फाई क्या है? ये ई ए के बराबर ही तो है ना। ये ई ए की वैल्यू है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसको आप पुट कर दो। इसको आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। 30 इंटू 1/2 विच इंप्लॉइज दैट 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दोनों केसेस में आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है सर। इसको नोट कर लीजिए या पॉज करके देख लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। देखिए सर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स। हमें नेट फ्लक्स निकालना है ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक्सरसाइज 1.15 में दी हुई है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, दैट इज की 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो क्यूब है इसकी हर साइड 20 सेंटीमीटर है। ठीक है सर। अभी तक कोई दिक्कत? ठीक है। और कह रहा है सर कि ये इस तरीके से ओरिएंटेड है सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मतलब कि अभी आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में जहां पे एक पर्टिकुलर फेस जो था जैसे स्क्वायर है, अब अगर आप एक क्यूब ले रहे हो तो क्यूब में क्या होती है? सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ये 20 होगा तो ये वाली भी 20 होगी, होगी ना। और ये जो है ये भी 20 होगा, ये ये भी 20 होगा। तो इस तरीके से आपको अगर सबको अलग अलग करो तो ये इंडिविजुअल तौर पे अगर इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो क्या ये एक स्क्वायर नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ये एक स्क्वायर है क्योंकि ये साइड भी 20 है, ये साइड भी 20 है। अब बताओ बेटा ये स्क्वायर जो ए बी सी डी अभी आपने बनाया हुआ है, ए बी सी डी, और आपका प्लेन ऐसे है एक्सिस, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये वाई जेड, ये अगर आप इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हो, इसको वाई एक्सिस बोल रहे हो, इसको जेड एक्सिस बोल रहे हो, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल ही है ना ये। ध्यान से देखो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है ये एबीसीडी। और सिमिलरली ये जो है पूरा ये भी वाई जेड के पैरेलल होगा। अब यहां पे जो प्लेन बन रहा है नीचे ये वाला, ये एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। और ये जो प्लेन है ऊपर वाला ये भी एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। अब ये जो आगे ये जो फ्रंट वाला है और ये जो बैक वाला है अंदर, ये दोनों आपके एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होंगे। मतलब एक क्यूब है अगर आप उसको रख रहे हो तो उसके सारे फेसेस ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन के पैरेलल ही होंगे। ठीक है सर। इतनी चीज क्लियर हुई? इतनी चीज सर आपकी क्लियर हो गई। ठीक है। तो हमने फिगर को भी क्लियर कर दिया। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपको पता है कि सर सारे फेस जो है वो ये जो प्लेन्स हैं एक्स वाई प्लेन के पैरेलल कौन कौन सा है?
ये अंदर वाला, ये अंदर, और ये बाहर वाला फेज, ये पूरा, ठीक है। और ये वाला किसके फेज के पैरेलल है? ये पैरेलल है वाई जेड के, और ये अंदर वाला भी वाई जेड प्लेन के है। ये नीचे वाला और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? ये जेड एक्स प्लेन के पैरेलल, ठीक है। तो सर जब आपको ये चीज पता है तो आपको ये दे दिया गया है कि नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ द एक्सरसाइज, ये ठीक है। पिछले वाली एक्सरसाइज में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सर दी हुई थी कितनी? 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मतलब देखो एक्स एक्सिस के थी, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मतलब वाई और जेड के तो परपेंडिकुलर है, सीधी सी बात है सर, एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एक्स के परपेंडिकुलर है वाई और एक्स के परपेंडिकुलर है जेड, तो जब भी आप कोई लाइन निकालोगे एक्स के पैरेलल पैरेलल, तो वो भी वाई से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और जेड से 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। यानी कि इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि सर आपको पता है फाई क्या होता है? ई ए कॉस थीटा होता है। और जब आप कॉस थीटा की वैल्यू 90 पुट करते हो सर, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो आपके चार जो प्लेन्स हैं उनसे तो कुछ भी नहीं जा रहा है, चार फेसेस हैं आपके साथ, तो ये वाला जो फेस है, ऊपर वाला, नीचे वाला, और ये सामने वाला, और ये बैक वाला, इनसे तो जीरो हो गई। तो बचा कौन? बचा एक ये वाला और एक ये इन दोनों में बचा हुआ है। तो सर एक बात बताओ, यहां से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगी उतनी ही यहां से निकलेगी? बिल्कुल। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी अंदर जा रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी बाहर जा रही है, वो बराबर होती है, तो सर फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब ही है सर ना कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही हैं। तो इस सरफेस से जितनी पास हो रही हैं उतनी इस सरफेस से भी पास हो रही हैं। तो एज ए होल जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं। तो आपका फाई क्या हो गया? जीरो। जीरो आ गया सर। कोई दिक्कत? इसको ध्यान से देख लेना, एक्सप्लेनेशन एक बार दो बार देख लेना, ठीक है। क्यों सर ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर जो फ्रंट एंड बैक वाला है, जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फेसेस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वहां से तो जाएगी नहीं। उसके बाद सर हमारे पास दो फेजेस बचते हैं, हमारे पास सर दो फेजेस बचते हैं। एक फेज बचता है सर ये, और एक फेज बचता है सर ये वाला, यही दोनों फेज बचते हैं। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इंटर करेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर जाएंगी। अब यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड। क्यों सर? क्योंकि नॉर्मल वेक्टर हमेशा सरफेस के आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो बनेगा ई ए कॉस 180 डिग्री, और यहां से जितना बनेगा वो बनेगा ई ए कॉस 0 डिग्री। तो यहां से रिजल्टेंट निकल के आएगा माइनस का ई ए, क्योंकि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, और यहां से जो निकल के आएगा ई ए। तो नेट फ्लक्स जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? जीरो। ठीक है सर, समझ में आ गया? इतना कुछ था नहीं, इसको मैंने काफी ज्यादा लंबा एक्सप्लेन कर दिया। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस, अब ये देखिए सर, ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी कि ये आपका ब्लैक बॉक्स है, इसका डायग्राम मैंने पहले से बना लिया था। तो इससे जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 8.0 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सर व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। याद करिए सर, आपकी गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड टू एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता था? बिल्कुल पता है सर। तो हमें सर क्या पता है? हमें फाई पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सर हमें पता है। ये तो मतलब बहुत बेसिक है, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से सर आपको दोनों चीजें पता है, तो क्यू इनक्लोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे सर? क्यू इनक्लोज निकालने के लिए आप फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। कर दीजिए सर, देखते हैं क्या आता है। तो Q enclosed is equal to 8 into 10 to power 3 into 8.85 into 10 to power -12, ओके। और कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम है, तो यहां से निकल के आएगा 70.8 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम। बट आपको डेसिमल के 1 डिजिट का चाहिए, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 7.08। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो पावर रिड्यूस हो गई, ठीक है।
क्यू इनक्लोज क्या आ गया, क्यू इनक्लोज सर आपका आ गया 7.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अब आपसे इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है, जो एक चीज और आपसे पूछ रहा है, कह रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो। कह रहा है ये जो इतना फ्लक्स आया है, अगर इसकी जगह जीरो होता तो क्या आप ये कंक्लूड कर सकते थे कि देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाई एंड व्हाई नॉट। अगर आपका रीजन यस है कि हम कंक्लूड कर सकते थे सर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो आपका उसको रीजन देना है। अगर आप कंक्लूड कर रहे हो कि नहीं सर अंदर चार्ज हो सकता है, तो आपको उसका भी रीजन देना है। तो सर बेसिकली इसका आंसर होगा नो, we cannot conclude that there was no charge inside. It may be possible that there are equal number of positive and negative charges and their sum is zero. तो हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं बेटा कि जीरो चार्ज है, नेट जीरो चार्ज है, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन अंदर चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। सपोज करो 10 कूलम का चार्ज होता अंदर और -10 कूलम का चार्ज होता, तो जो क्यू इनक्लोज्ड होता इस सिस्टम में वो कितना आता, नेट जीरो ही आता ना, क्योंकि आपने अंदर 10 कूलम और -10 कूलम का चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, बट नेट वो क्या बना रहा है, जीरो। तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। देयर मे बी चार्जेस बट द कैच इज दैट their sum will be zero, net sum, net charge on the body will be zero. ओके, तो चलिए सर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है सर आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, is a distance 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली above the center of a square of 10 सेंटीमीटर। कह रहा है सर एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है सर जिसकी साइड्स 10 सेंटीमीटर है और इसके सेंटर से जस्ट 5 सेंटीमीटर ऊपर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये व्हाइट जो एरो है ये 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। मान लो ये पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ, ठीक है, पी पॉइंट बोल दिया। अब इस पी पॉइंट पे जो चार्ज है बेटा वो कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है बेटा। अब हमें निकालना है क्या है, हमें नेट फ्लक्स निकालना है। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, अब बेटा ये आपके पास क्या है, आपका स्क्वायर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये ऊपर हाइट में 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इसका फ्लक्स कैसे निकलेगा, फ्लक्स निकालने के लिए बेटा हम कर सकते हैं, ये 10-10 सेंटीमीटर की साइज के स्क्वायर है, एक स्क्वायर अगर इधर बना दे, एक स्क्वायर अगर ऊपर बना दे, एक स्क्वायर अगर साइड में बना दे, तो हमारा काम हो जाएगा ना। मतलब अगर हम इस चार्ज को चारों तरफ से स्क्वायर से ढक दें तो एक गॉसियन सरफेस बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी सर। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए ये आपकी गॉसियन सरफेस है, ये आपका मेन सरफेस था, ये मेन स्क्वायर था, ठीक है, और ये उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर था। और आपको पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और आपने क्यूब बनाया है गॉसियन सरफेस, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये ऊपर से, ऊपर का जो सेंटर है वहां से कितना होगा बेटा, वहां से भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ऊपर से नीचे तक 10 सेंटीमीटर ही है। ये 10 सेंटीमीटर है ना बेटा, 10 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक। अब बेटा एक बात बताओ, अब आपको शेप तो पता चल गई पूरी, क्यूबिकल शेप है सर, ठीक है, क्यूबिकल शेप है सर आपके पास, ऐसे 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 और ऐसे, और इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है। तो आपको नेट फ्लक्स बताना है बेटा, तो आप कैसे करते हो, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सर एक बात बताओ, पाई की वैल्यू आपको निकालनी है, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू आपको पता है 10 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 10 माइक्रो कूलम था। और आपको सर क्या पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखी थी, 10⁻⁻12 होता है, और ये क्या होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है सर। तो सर अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है सर, आपको यहां से क्या मिल गया, 10⁻⁻5, और डिनोमिनेटर में क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आप फाइव की वैल्यू देखो बेटा, ये 10⁻⁻5 है, ये 10⁻⁻12 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10⁻+12, तो यहां से क्या आ गया 10⁻+12 इंटू 10⁻⁻5 एंड डिवाइडेड बाई 8.85। तो ये क्या आ गया बेटा 10⁻7 डिवाइडेड बाई 8.85। क्या आप इसको लिख सकते हो, 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻6, 7 है तो इसको 10 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं बेटा।
और डिवाइडेड बाई 8.85। अब आप 10 को 8.85 से तो डिवाइड कर लोगे ना, अब ये तो इजी हो गया आपके लिए, है कि नहीं? तो जब बेटा आप ये करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1.13 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखो बेटा, ये जो फाई की वैल्यू आई है, ये इस पूरी क्यूबिकल सरफेस के, ये जो आपकी पूरी की पूरी क्यूबिकल सरफेस है, इससे पास होने वाला फ्लक्स है। लेकिन आपको पता है कि एक क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो आपको ये भी पता है कि सारे जो फेसेस हैं, सारे के सारे फेसेस आइडेंटिकल हैं, मतलब एक दूसरे के बराबर हैं। तो सारे फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स इक्वल होगा। यानी कि ये जो फाई फ्लक्स आपने निकाला हुआ है 1.13 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये कितने फेसेस से पास हो रहा है? 6 फेसेस से। पर आपको तो सिर्फ ये डाउनवर्ड वाले स्क्वायरिकल, आपको तो सिर्फ इस डाउन वाले स्क्वायर फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो बेटा हम क्या निकाल लेंगे? एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू वन फेस इज इक्वल टू फाइव नेट डिवाइडेड बाई 6। ये आपकी टोटल फाइव वैल्यू थी, यानी ये टोटल फ्लक्स पास हो रहा था क्यूबिकल सरफेस से। ये कितना हो रहा था? 1.13 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन 6 आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहां से वैल्यू निकल के आएगी 0.188 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यानी कि एक फेस से, यानी जो आपका स्क्वायर है उससे पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? 1.88 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस देखो बेटा पूरी है, आपने पूरी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है। लेकिन आपको निकालना कितने से था? बस इतने से। हमने तो जबरदस्ती उसको पूरा इनक्लोज कर दिया, क्यूब बना दिया। तो सारे डायरेक्शन में जितना फ्लक्स पास हो रहा था हमने टोटल वैल्यू निकाल ली। लेकिन लास्ट में तो हमको ये चाहिए था ना, सिर्फ एक फेस का। और हमने निकाला कितने फेस से था? 6 फेस से। और सारे फेसेस इक्वल हैं, तो सब में फ्लक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसीलिए हमने 6 से डिवीजन कर दिया। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा, इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, ठीक है, और ये सेंटर पे है ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। 9 सेंटीमीटर ऑन एज का मतलब होता है बेटा कि इसकी जो साइड्स हैं 9 सेंटीमीटर ऑन एज, मतलब ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 9 सेंटीमीटर है, और क्यूब है बेटा तो सारी साइड्स 9 सेंटीमीटर ही होंगी। ठीक है, आपने निकाल लिया, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर। कह रहा है चार्ज कहाँ रखा है बेटा? इसके सेंटर पे। ये पिछले सवाल से बिल्कुल आइडेंटिकल है। पिछले सवाल में आपको साइड्स 10 सेंटीमीटर दी हुई थी और आपको दिया था कि उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है। तो जब आपने गॉसियन सरफेस बनाई थी 10 सेंटीमीटर साइड लेके, तो वो ऑब्वियसली सेंटर पे था, जिसको मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे पहले ही दे दिया कि सेंटर पे है। तो अब इसमें बोल रहा है कि आपकी ये जो साइड है ये 9 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। एक चीज मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूंगा कि अगर चार्ज कांस्टेंट है, मतलब जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जो चार्ज है वो जितना है, वैल्यू दी हुई है उतनी ही है, तो गॉसियन सरफेस की साइज से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम एलिमेंट्री सरफेस लेते हैं तो वहां पे एरिया का फर्क पड़ता है। जब आपको पूरा कंप्लीट एरिया दिया हुआ है तो ये 9 की जगह 5 भी रहता, 4 भी रहता, तो भी ये चार्ज को इंक्लोज कर लेता ना। बस वही चीज है, जिसको हम आगे समझेंगे दूसरे क्वेश्चंस में। बट अभी के लिए आप जान लो कि अगर अंदर जो इंक्लोज चार्ज है, क्यू इंक्लोज, अगर वो कांस्टेंट है तो एरिया का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये इसमें आपको नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए आपके पास आपकी गॉस थ्योरम है ही, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है। 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। तो यहाँ ये आ गया, और नीचे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ओके, न्यूटन कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 2/8.85 इंटू, ये 5 है, इंटू 10 टू पावर प्लस 6। ये -6, ये ऊपर आएगा +6, तो ये -6, ये नीचे -12, ये ऊपर आएगा +12 बनेगा, +12 -6 तो +6। ठीक है, पाई इज इक्वल टू
20 अपॉन 8.85 इंटू 10⁵ आ गया? आ गया बेटा? ठीक है। अब तो इसमें कुछ नहीं है, आपको 20 को 8.85 से डिवीजन करना है। अब ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए आपको के लिए। पाई इज इक्वल टू 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही छोटी सवाल थी, इसमें कुछ था नहीं ऐसे। तो चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज करता है, ठीक है, ऑफ दिस मच यूनिट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना है बेटा, पाई ई क्या है बेटा, वो -1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, यानी कि ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू पास होने वाला नेट फ्लक्स है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको 0.1 मीटर लिख देते हैं, क्योंकि हमेशा सारी चीजें जब एसआई में है तो इसको भी एसआई में कन्वर्ट कर लो। और ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। जो रेडियस है सेंटर्ड ऑन द चार्ज है, ठीक है। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अब जिन लोगों ने बेटा देखो लेक्चर किया हुआ है उनको तो पता है कि सर कुछ भी असर नहीं करेगा। अभी लास्ट वाले लेक्चर में ये मैं यही बता रहा था आपको। देखो ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे वही चार्ज रखा हुआ है रेड कलर का। ये जो रेड कलर का है ये चार्ज है, सपोज करो। तो एक बात बताओ बेटा, फ्लक्स होता क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। यहाँ से पास हो रही है, इसके कारण यहाँ से पास हो रही है, हर जगह से पास हो रही है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आई है निकल के बेटा, इसकी वैल्यू निकल के आपको आई है पाई ई इज इक्वल टू -1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अब कुछ लोग ये मत बोलना सर माइनस है तो इनवर्ड है, वो मुझे पता है। मैं सिर्फ आपको डिनोट कर रहा हूँ कि फ्लक्स का मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया या एक टोटल सरफेस, ठीक है। एक बात बताओ, चार्ज जब इसमें ही कंटेन हो गया है तो अगर आप रेडियस को डबल करके ये 20 सेंटीमीटर कर दे रहे हो तो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे ही पास होंगी, जितनी थी उतनी ही पास होंगी। होंगी कि नहीं होंगी सर? बिल्कुल होंगी सर, सारी की सारी। और आप इसमें एक 10 सेंटीमीटर का स्फीयर बना सकते हो ना, छोटा सा। तो बात तो वही है सर कि सारा चार्ज 10 सेंटीमीटर के अंदर ही इनक्लोज हो गया, तो आप उसको 20 सेंटीमीटर करो, 50 सेंटीमीटर करो या 5 सेंटीमीटर भी कर दो, अगर चार्ज उसके अंदर इनक्लोज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है तो एरिया बदलने से फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी नेट फ्लक्स कितना रहेगा रेडियस डबल करने के बाद, -1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है सर। पहला केस तो ये हो गया। दूसरे केस में सर आपसे क्या बोल रहा है, दूसरे केस में आपसे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। ये तो बेटा फिर से वही सिंपल काम हो गया। आपको फ्लक्स पता है, आपको फ्लक्स पता है कितना है, -1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके बाद आपको क्या निकालना है, क्यू इनक्लोज्ड। और आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है बेटा, पहले से पता हो रखी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब बेटा आप गॉस थ्योरम लगा सकते हो, पाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा आपको निकालना है क्यू इनक्लोज्ड, तो क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा पाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। पाई ई की वैल्यू क्या है बेटा, -1.0 पॉइंट है ये इंटू 10⁻3, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कट गया, कूलम से कूलम स्क्वायर कट गया, सिर्फ सी बचा। और मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ है ही नहीं, -1.0 में 8.85 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या आ गया, -8.85, 8.85। और ये 10⁻3 है, ये 10⁻⁻12 है, तो आप इसको 10⁻9 लिख सकते हो बेटा, एकदम आराम से 10⁻9 लिख सकते हो। तो यानी क्यू इनक्लोज्ड आपका क्या निकल के आ गया, -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है सर। 10⁻⁻9 ऑफ एनी यूनिट इज इक्वल टू नैनो यूनिट। किसी भी यूनिट का, साई यूनिट का 10⁻⁹ होता है नैनो यूनिट, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ गया।
अब चलिए सर अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है सर। कह रहा है हैज एन अननोन चार्ज, इस पे हमें चार्ज नहीं पता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस। तो ई की वैल्यू सर आपको दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और ये पॉइंट कर रही है रेडियली इनवर्ड। इस वर्ड के आते ही आपको पता चल गया कि जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है। दैट इज चार्ज इज नेगेटिव। क्यों सर? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जनरेट जब भी होती हैं। और नेगेटिव चार्ज से क्या होता है बेटा, रेडियली इनवर्ड होती हैं, रेडियली इनवर्ड होती हैं, रेडियली इनवर्ड। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि चार्ज रेडियली इनवर्ड है, मतलब चार्ज निगेटिव है। तो आपको बताना है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो स्फीयर जब बेटा मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था इसका, तो मैंने एक चीज बताई थी। देखो ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और इससे यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, और ये न्यूटन पर कूलम में होता है। तो बेटा एक बात बताओ, अब ये टोटल डिस्टेंस सेंटर से कितनी हो गई, दिया हुआ है सर 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, डी क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। और जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि ऐसे आप अज्यूम कर सकते हो, अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है उस पे चार्ज अगर फैला हुआ है, तो आप प्रैक्टिकली मतलब वर्क के लिए ये अज्यूम कर सकते हो कि सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये मैंने डेरिवेशन में आपको बताया था। तो जिन्होंने देखा है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है आप जाके लेक्चर देख सकते हो। तो बेटा अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। डी क्या है, डिस्टेंस। अब बेटा ई तो आपको पता है और डी भी पता है, क्या नहीं पता है, क्यू। ठीक है सर। तो डी की वैल्यू सर क्या है, 0.2 मीटर। ई की वैल्यू क्या है वो भी आपको पता है। तो सर पहले हम वैल्यू सारी पुट कर देते हैं, ठीक है। ई की वैल्यू सर क्या है, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, बिल्कुल होता है सर। इसमें मल्टीप्लीकेशन किसका है, क्यू हमें नहीं पता, और डी क्या है सर, 0.2 का स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा आपको क्यू की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करोगे, ये डिनोमिनेटर में है, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इधर और इसका डिवीजन हो जाएगा। तो क्यू क्या निकल के आएगा बेटा, क्यू निकल के आएगा, क्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.04 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9। ठीक है सर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 इंटू 4, 10 की पावर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 आ गया, और ये नीचे क्या आ गया, 9 इंटू 10⁻9, यहां से क्या आ गया 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9। ठीक है। आपको यहां से क्या मिल गया, 60 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻9। ये क्या आ गया, क्यू कूलम। अब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये आपको मिलेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, जिसको आप फिर से 6.67 नैनो कूलम्स लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। तो आपको क्यू क्या मिल गया, 6.67 नैनो कूलम्स। ये टोटल चार्ज इंक्लूड था उस स्फीयर में जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर थी। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, वीडियो नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए कि सर यहाँ पे कमी है, और हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।